लोग बात नहीं। मैट्रिक्स में जैसे कुछ डिफिनेशंस तो आपको तैयार ही हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका ट्रांसपोज ले तो वही आए। पीछे स्क्यू सिमेट्रिक किसे कहते हैं, इसका ट्रांसपोज ले वही आए लेकिन निगेटिव साइन के साथ। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट लेने पे वही आए। और स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है, इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लें वही आए लेकिन विद निगेटिव साइन आए। मैंने आपको बताया था एक दिन क्लास में कि स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके डायगोनल के एलिमेंट जीरो होते हैं। ये पूरा दिमाग में आपके रहे, ठीक है ना। और आपकी स्क्यू हर्मिशियन है तो या तो प्योर इमेजिनरी होगा या तो जीरो होगा डायगोनल में, क्योंकि ये सब चीज़ें होंगी जो तुरंत आपको बताने के लिए है ना यूजफुल होंगी बताने में। उसके बाद ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके क्या नियम होता है, ट्रांसपोज से ना, ट्रांसपोज से जब उसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी आ जाए। और इसकी मेन अब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करने जाएंगे। जब भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से क्वेश्चन आएगा तो यही दो नियम आपके दिमाग में होना चाहिए। किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंटों को लेके स्क्वायर करके आप जोड़ दीजिए बराबर 1 आएगा। और दूसरा यह कि कोई दो रो ले लीजिए, जैसे फर्स्ट रो सेकंड रो, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ दीजिए, 0 आना चाहिए। और वही हाल कॉलम पे भी अप्लीकेबल होगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी बता दीजिएगा निकालना। पैसा दे रहे हैं हमको, तुरंत पैसा कोई पढ़ाई नहीं है। करने पर क्या हो जाए, 0। नीलपोटेंट में हाँ इंडेक्स, तो जितना पावर से मान लीजिए कि आप कोई मैट्रिक्स है, हमने उसका स्क्वायर किया नॉट इक्वल 0, हमने उसका क्यूब किया इक्वल 0 आ गया, मैट्रिक्स नीलपोटेंट हो जाएगा, उसका इंडेक्स 3 बोला जाएगा। जितना पावर करने पर यानी कि जितनी वैल्यू करने पर हमको रिजल्ट 0 a टू द पावर n इक्वल टू 0, तो यानी कि जिस वैल्यू को 0 होगा वही उसका इंडेक्स कहा जाएगा, है ना। उसी को नीलपोटेंसी भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है, तो ये चीजें गुड। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, हाँ उसका स्क्वायर करें तो वही आए, है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है, हाँ। रैंक ऑफ मैट्रिक्स बता देंगे आपको, नॉर्मल फॉर्म, इक्वल फॉर्म सब बता देंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। कंफर्म है? अब दीजिए वो जो आप लोगों के पास है, इसमें अच्छे क्वेश्चन नहीं है, दो हाँ बढ़ाइए, हम कुछ अच्छे क्वेश्चन वहाँ से बताएं आपको। अच्छा उसके पहले एक चीज़ और आपको बता दें, कुछ चीज़ और आप नोट कर लीजिए। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए हाँ इससे करवा देते हैं। एक चीज़ और सुन लीजिए आप लोग, जैसे ए सब जो आपके हैं कि अगर ए और बी, इस सब आपको करवाए होंगे कि अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी प्लस बी ए भी सिमेट्रिक होगा, लेकिन ए बी माइनस बी ए जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, है ना। ए आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए टू द पावर थीटा, ए इंटू ए टू द पावर थीटा, ए टू द पावर थीटा इंटू ए, ये सब हर्मिशियन होंगे। लेकिन ए माइनस ए थीटा जो होगा क्या होगा आपका, स्क्यू हर्मिशियन। एक चीज़ आप अपने दिमाग में भर लीजिएगा आप लोग कि जितने भी निगेटिव के साथ दिए जाएंगे वो स्क्यू और स्क्यू हर्मिशियन या स्क्यू सिमेट्रिक के कंडीशन में वही सेटिस्फाई करते हुए आपको दिखाई देंगे। जितने भी पॉजिटिव वाले आएंगे, पॉजिटिव वाले पर से प्लस में करके दिए रहेंगे, वह सिमेट्रिक और हर्मिशियन में आएंगे। क्यों, देखो ध्यान देना, क्योंकि स्क्यू हर्मिशियन और स्क्यू सिमेट्रिक में आपका निगेटिव आना चाहिए और हमको लेना है ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट, है ना। तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेने में कोई चीज़ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। बात समझ में आ रही है ना, कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी आपका। तो जितने भी स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू हर्मिशियन वाले होंगे उसमें कहीं ना कहीं ऐसे जो ए बी प्लस बी ए क्या होगा, ए इंटू ए टू द पावर थीटा या ए प्लस ए टू द पावर थीटा, इसमें माइनस आना चाहिए। ये याद दिमाग में आपको रहे। जैसे इसमें दोनों क्वेश्चन था ना, ए बी प्लस बी ए बी माइनस बी ए, तो अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं तो ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा, लेकिन ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए टू द पावर थीटा या हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन, तो हर्मिशियन, है ना। उसके बाद ए माइनस ए टू द पावर थीटा या स्क्यू हर्मिशियन। तो दिमाग में रहे पॉजिटिव और निगेटिव वाला कॉन्सेप्ट। पॉजिटिव रहेंगे तो वह सिमेट्रिक और हर्मिशियन की कैटेगरी में चले जाएंगे, और माइनस करके रहेगा स्क्यू वाले में चले जाएंगे, ठीक है ना। ये दिमाग में रहे। एक बात और, जब आप आइगन वैल्यू रैंक मान लीजिए एक
कॉमन चीज़ है। बताएंगे बताएंगे, धैर्य रखिए। अब तो मुझे पैसा भी मिल गया है, अब तो मैं लंबा चलूँगा। और आपकी एंट्रोपी बढ़ गई है। नहीं, एंट्रोपी जब बढ़ जाता है तो व्यक्ति अपने अंत की तरफ जाता है। यही ना, एंट्रोपी डिसऑर्डर आप जानते हैं, आप तो सब जानते हैं। सर फिजिक्स का भी क्वेश्चन करा दीजिएगा। देखिए कल ऐसे ही, चलो ऐसे छोड़ो, हाँ रैंक बता दीजिए, चाहे इतना रैंक में परेशान हो। अरे वही नहीं आया था। ठीक है, कल पढ़ रहे थे, फिर आप कुछ पढ़ोगे वही नहीं आएगा। सर आप अपने हिसाब कैसे बोल रहे हैं? देखिए बेटा एक चीज देखिए यहाँ पे ये लाइन है सर, आपको याद होना चाहिए। देखिए लाइन कुछ इस प्रकार से है कि द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। हर्मिशियन मैट्रिक्स अगर है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या आता है, रियल आता है। इसको प्रूफ कराया जाता है, बट छोड़िए कराया गया नहीं कराया गया वो कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि आपको एमसीक्यू टाइप में करना है। इसमें याद होना चाहिए कि जो अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक रूट, जो उसके आइगन वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक रूट, आइगन वैल्यू, प्रॉपर रूट, लेटेंट रूट, सब एक ही नाम है। बात समझ आ रही है? तो यह रियल आता है, क्या आता है, रियल। ठीक है, दूसरा आपका लाइन है द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल रियल। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसका भी कैरेक्टरिस्टिक रूट रियल ही आएगा। फिर यही बात जब आप जाएंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स पे, हर्मिशियन मैट्रिक्स का तो कैरेक्टरिस्टिक रूट आपका रियल होता है, लेकिन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक रूट या तो 0 होता है या तो प्योरली इमेजिनरी, दूसरे डायगोनल की तरह, उसके डायगोनल की तरह। बात समझ में आ रही है? तो ये लाइन आपको याद होना चाहिए। आगे यूनिटरी मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स क्या है, यूनिटरी है, इसे मान लीजिए आपको दे दिया, बोल दिया कि मैट्रिक्स है इज यूनिटरी मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ, है ना, ऐसे बोल दिया, हाँ, देन द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ दिस मैट्रिक्स आर, आपको 4 ऑप्शन दे दिया, तो आप क्या करेंगे? तो आपको ये लाइन याद होना चाहिए कि जो कैरेक्टरिस्टिक रूट होता है यूनिटरी मैट्रिक्स का, उसका मॉडुलस 1 होता है। मतलब वो या तो +1 होगा या तो -1। अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक रूट आइदर +1 और -1, मतलब जो भी होगा उसका मॉडुलस क्या आएगा, 1। मॉडुलस क्या आएगा, 1। समझ आ रही है ना? जैसे कोई मैट्रिक्स दे दिया, अभी क्वेश्चन की बात मत करिए, मेरी बात खाली सुनिए, थोड़ी सी सुन लीजिए आप। बात समझ में आ रही है? ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आगे देखिए, और वही सेम कंडीशन ऑर्थोगोनल का भी होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का भी जो कैरेक्टरिस्टिक रूट होता है उसका मॉडुलस क्या होता है, यूनिट होता है, यूनिट मॉडुलस का होता है, मतलब कि +1 -1 उसका भी वही कंडीशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। और एक बात, अगर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसका डायगोनल होगा, है ना, उसका कैरेक्टरिस्टिक रूट उसका डायगोनल होगा। अभी सिंपल इसको जानिए आप, है ना, कभी कभी मैटर फंस जाता है ना, क्योंकि देखिए जब अलग अलग डिस्टिंक्ट रहते हैं तब होता है, डायगोनल के एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं तब होता है, सेम होते हैं तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उसमें कुछ दूसरी बातें भी आ जाती हैं। अब देखते हैं, बातें अगर हुई होंगी तो होगी, नहीं तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि हो जाए। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना? ये सब कुछ चीज़ें दिमाग में अपने रखेंगे तो आप आसानी से ये सब क्वेश्चन को कर लेंगे। आइए आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन रखता हूँ, है ना, जो ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसको हम लोग ऐसे ट्रिक से अपने सॉल्व कर सकते हैं। रैंक का क्वेश्चन आपको हल्का सा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, रैंक ऐसे देख के बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा, आप ध्यान दीजिए। कुछ क्वेश्चन आपके सामने, कोई अच्छा दीजिए, बड़ा तो दीपा पोती वाला लग रहा है। सब जैसे एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स है और इस पर का वैल्यू पूछेगा तो उसके लिए ट्रिक है कि मल्टीप्लाई करके। हां सर, अगर कोई मैट्रिक्स दे दिया, क्वेश्चन दिखाओ, क्वेश्चन पढ़े। एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स है और ए का वैल्यू ए स्क्वायर का वैल्यू। अपने से मत बनाओ, क्या दे सकता है, जो दिया है आपको फंसा हो आप मुझे दीजिए, तो मैं उसमें पूरी कोशिश करूँ लगाने की। तो क्या जी इसमें किधर से देखना पड़ रहा है, कभी इधर पलटना पड़ा, कभी इधर पलटना पड़ा। वो 2 सीरीज वाला दो हमको। क्वेश्चन नंबर 11 ट्रांसफर करो मेरे पास, इसी में शुरुआत से ही। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 देखो यहाँ पे, ध्यान दीजिए आप। एक क्वेश्चन दिया हुआ है
ए बराबर दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0, बात नहीं एकदम, ए बी माइनस 1 करा, देन ए स्क्वायर क्या होगा, है ना, क्या ए ही होगा, ऑप्शन कहा है कि क्या ए स्क्वायर माइनस ए के बराबर आएगा, क्या ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स होगा, और क्या ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत ध्यान से। इस क्वेश्चन को उन्होंने पूछा कि सर अगर इसको करना रहे तो हम कैसे कर सकते हैं, कितना हम अपना टाइम सेविंग कर सकते हैं, या मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कैलकुलेशन के लिए जाना पड़ेगा, इसमें कैलकुलेशन के लिए जाएंगे लेकिन बैलों की तरह कैलकुलेशन के लिए नहीं जाएंगे। मतलब क्या मतलब समझिए, यहाँ पे जैसे ए मैट्रिक्स ए है, फिर लिखा ए स्क्वायर निकलने जा रहा है ना, ध्यान देना बात, ध्यान से। आप क्या करिएगा, चालाकी यह होनी चाहिए आपकी कि आप एक रो का एक कॉलम में पहले गुणा करिएगा, है ना, कोई एक ही करिएगा पहले और वहीं से काटना छाटना चालू करिएगा, है ना। देखिए अगर ए ही आएगा, देखो मेन समस्याएं कहाँ होंगी, मेन समस्याएं इसी ए बी माइनस 1 में हो सकती हैं, है ना। तो चलो एक काम करते हैं कि इस रो का हम इसमें गुणा करते हैं। जब गुणा करेंगे तो ए आ जाएगा, 0 आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, सॉरी ए मतलब 0 आ जाएगा। फिर इसका दूसरे वाले में करेंगे तो 0 बी माइनस बी 0 आ जाएगा। इसका जब इसमें करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्या आ गया, माइनस, अरे सॉरी माइनस 1 आ गया ना, -1 क्या गया क्वेश्चन, अरे यहाँ 0 ये आ गया, 1 आ गया। थर्ड रो का थर्ड का 0 कहाँ आएगा जी, 0 0 -1 +1 आ गया ना। तो तीसरा वाला रो आगे गुणा करने पे 0 0 1। अब देखो अगर ए ही होता तो है ही ना आता ना ये वाला, कट माइनस से होता तो यह आता, लेकिन माइनस से माइनस बी +1 आता, कट नहीं आया। नल मैट्रिक्स होता तीनों 0 आता, आइडेंटिटी सही। तो कहने का मतलब कि जब भी ऐसे स्क्वायर क्यूब ऐसे पूछे एक ही कोई कीजिए और उसी से ही बस साध लीजिए अपने ऑप्शन को, है ना। इन्हीं के पूरा बैलेंस तरह करते जाए आंख मूंद के उत्तर। थर्ड नहीं, मैंने थर्ड क्यों लिया बेटा, क्योंकि इसमें ए बी मतलब जिसमें ज्यादा आपको अलग अलग एलिमेंट दिखाई दें, मेन गड़बड़ वही करते हैं जो अलग अलग दिखाई देते हैं, है ना। वैसे कोई भी आप पहला भी लोगी ना, पहला भी लोगे गुणा करोगी तब भी आपको मिलते जाएंगे ऑप्शन, ऐसी बात नहीं है। ये कोशिश करिएगा ऐसा ले जो कंफ्यूज करे, जो थोड़ा सा डिस्टर्ब करे, उसी को लेकर गुणा करके देख लीजिए आप। कोई एक ही लेंगे 35 35 दिया है। अगर ए कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, देखो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सर आपको जब कैलिज हैमिल्टन थ्योरम पढ़ाए होंगे तो उसमें इसको यूज किए होंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट टू द पावर n-1, ये होता है, ठीक है ना। एडजॉइंट दे दिया तो इसी में एक और एडजॉइंट पावर शायद बढ़ जाता है, हाँ पावर इंक्रीज कर जाता है, हाँ -2 हो जाता है, हाँ एक बढ़ जाता है, ठीक है ना। उसके ऊपर वाला जस्ट हैं उसके ऊपर वाला 34 बेटा 34 है। देखिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो कह रहा है कि यदि P इज ऑर्थोगोनल, सो P क्या है, अगर ऑर्थोगोनल है तो P का ट्रांसपोज ऑर्थोगोनल होगा और P इनवर्स ऑर्थोगोनल होगा, ये बोला है। बात समझिए, पहला ऑप्शन है कि अगर P इज ऑर्थोगोनल, कौन सा करेक्ट है, देखो मैं आपको कुछ ट्रिक यहाँ बताऊंगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो P ट्रांसपोज एंड P इनवर्स ऑर्थोगोनल होगा, मतलब सो यह भी होगा। दूसरा कि अगर P एंड Q ऑर्थोगोनल है तो PQ भी होगा, P और Q ऑर्थोगोनल है तो PQ भी होगा। तीसरा है कि यदि P ऑर्थोगोनल है तो डिटर्मिनेंट P इज इक्वल टू +-1 होगा। और D है कि यदि P ऑर्थोगोनल है डिटर्मिनेंट P इज इक्वल टू 0 होगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो एक्चुअली ये सब जो चीज़ें हैं ना, जब आप बुक को पढ़ेंगे तो आपको ये सभी चीज़ें
सभी चीज़ों का लिखा होता है। इसे अच्छी स्टैंडर्ड बुक उठाएंगे ना तो हर बारे में वो चर्चा क्या होता है कि अगर यह ऑर्थोगोनल है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका इन्वर्स कैसा बिहेव करेगा, सब बातें होंगी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या इतनी चीज़ें हमको याद रहेंगी, हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं ना, सीधी सी बात है, क्योंकि ऐसा सबके पास प्रॉपर्टी होगी। तो देखो क्या होता है ना, एक चीज़ बताया गया जो बहुत निधड़ल्ले से बहुत तेज़ी से काम करता है, बहुत तेज़ी से काम करता है। उसमें होता है कि हम अपने से कोई एग्जाम्पल ले लें। जब भी ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए ना, अपने से एग्जाम्पल ले लिया कीजिए और उस एग्जाम्पल से सेट करके दिखा कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल P इज ऑर्थोगोनल, तो हम एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स छोटा सा स्टैंडर्ड टाइप का आप ले लेंगे तुरंत, बहुत समय बिना गवाए। ये नहीं होता बेटा, ये ऑर्थोगोनल है। अब देखिए क्या इसका ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल है, यही ना। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, cos थीटा 0 0 माइनस साइन थीटा। ऑर्थोगोनल होगा कि नहीं होगा? इसका क्या इनवर्स भी ऑर्थोगोनल होगा? इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? डिटर्मिनेंट कितना आएगा इसका, गुणा कर दीजिए इसका, तो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, यही ना डिटर्मिनेंट इसका, ये इसका डिटर्मिनेंट आएगा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कराएंगे देखो, अब इनवर्स हम निकालेंगे इसका, इनवर्स कितना आएगा इसका, है ना, यही आएगा सेम इसका इनवर्स। जब इनवर्स हम निकालेंगे A11, यही ना, तो माइनस का साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा। फिर A12 ये 0 ही आएगा, A12 A12 ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 आ गया। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 आ जाएगा। A22 है ना, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम cos थीटा। अब इससे डिवाइड करते हैं, ये ना, इससे क्या करेंगे आप, एक आप निकालिए एडजॉइंट, ऐसे एडजॉइंट निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज ले लेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे तो यही आएगा। फिर इसे जब डिवाइड करेंगे तो ये फिर बन जाएगा cos थीटा, ये जाएगा 0 0, ये जाएगा आपका क्या, माइनस का साइन, वही आ गया ना। इसका मतलब कि जब वही आ गया तो जब ये ऑर्थोगोनल तो ये ऑर्थोगोनल। तो कोई मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल है तो उसका ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा और उसका इनवर्स भी ऑर्थोगोनल होगा। तो देखिए अब इसमें एक एग्जांपल है, सेट कर लीजिए। इसका cos इनवर्स डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे cos थीटा होगा तो साइन। अच्छा हाँ, एक मिनट मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है सर। एक मिनट रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। आपने इसको डिवाइड किया ना, cos इनवर्स थीटा होगा। जो डिवाइड करेंगे तो बटे में आएगा, तो क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो मैं कैसे डिवाइड कर दिया भाई, एक कट गया, सर वहाँ माइनस साइन थीटा, यही ना, सर वहाँ माइनस साइन थीटा था एडजॉइंट में, क्या हाँ भाई, एडजॉइंट में माइनस साइन थीटा था और यहाँ ना, यहाँ क्या था, माइनस साइन थीटा था, और यहाँ क्या था, cos थीटा। cos थीटा। प्लस डिवाइड जब करोगे आप साइन तो माइनस 1/, कॉस थीटा और ये 1/, साइन थीटा माइनस का ना, प्लस वो वाला प्लस ये प्लस अच्छा माइनस था ही, किया हो गया। वो वाला सर वो ऊपर वाला ये वाला जी सर क्या हो गया, ये माइनस में हो जाएगा, यही ना, निकाल लेंगे ना आप लोग एडजॉइंट। अच्छा देखो यहाँ पे, अब इसका स्क्वायर करके आप जोड़ोगे तो 1 आएगा क्या, नहीं आएगा, तो जोड़ो, इसका जोड़ो नहीं ना आएगा, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा तुरंत। मतलब P इनवर्स ऑर्थोगोनल नहीं होगा, जो मैट्रिक्स लिए सर वो कौन सा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लिए हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सर उसका ये ग्रुप सर स्क्वायर में जोड़िए एक्चुअली। गड़बड़ ले लिए क्या जी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी नहीं है, हम तो बोल रहे हैं आप सुन ही नहीं रहे हैं। अरे एक्चुअली वो पूरा यह होता है cos थीटा, मैं 0 पर कहाँ से ले लिया, सही बात एकदम करेक्ट, साइन थीटा ऐसा ना, ए है बराबर। ट्रांसपोज ले लेंगे, होल्ड करेगा, ट्रांसपोज लेंगे वही आएगा, होल्ड करेगा, ऑर्थोगोनल होगा। इनवर्स निकालिए, इनवर्स निकालेंगे आप तो देखिए बात नहीं, A11 cos थीटा, A12 माइनस का साइन थीटा, A21 1 2 यही बचा, एकदम शांत रहो। A21 थोड़ा सोच लेना,
A21 है ना, तो आएगा प्लस का साइन थीटा। A22 जब 2 करेंगे तो कॉस थीटा। ठीक है, ये एडजॉइंट आएगा। अरे भाई नहीं बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कोफैक्टर एडजॉइंट, तो कोफैक्टर जैसे निकालते हैं ना, तो आप इसे A12 तो -1 के पावर 3 करते हैं तो माइनस आएगा कि नहीं आएगा वो? और A21 में भी माइनस आता है आगे, तो माइनस उसको प्लस कर देगा। बात समझ में आई ना? A11 ये पॉजिटिव होगा, A22 ये पॉजिटिव होगा, A12 A21 निगेटिव होगा। तो जैसे A12 करेंगे आप, A12 तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, जो बचेगा वो तो रहबे करेगा आगे निगेटिव। बात समझ में आ रही है? भूल गए क्या आप लोग? यह हो गया। डिटर्मिनेंट कितना आएगा इसका? 1 आएगा, है ना, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, डिटर्मिनेंट इसका आ गया 1, तो ये वही आ गया, मतलब ये सही हो गया भैया। मतलब सही मतलब ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा इसको देखो, पहले अभी मैंने आपको बताया था कि अगर P ऑर्थोगोनल है, P अगर क्या है ऑर्थोगोनल है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? +-1 होगा। 1 बस। मैंने आइगन वैल्यू बारे में बताया था कि आइगन वैल्यू का मॉडुलस 1 होता है, या +-1 हो सकता है, कुछ कहना नहीं है यहाँ पे, देखते हैं इस चीज़ को। पहले तो P इज ऑर्थोगोनल, डिटर्मिनेंट ऑफ P = 0, ये गलत बात है। तो ये तो मान लीजिए यही सही होगा भाई, ऑप्शन तो यही सही है ना? ये सब छोड़ो, कहानी यही खत्म हो गई। P अगर ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा। अब देख लीजिए, डिटर्मिनेंट 0, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर 0 आएगा है ना, तो इनवर्स भी पहले आप नहीं निकाल पाएंगे। ऑप्शन यही सही है, डी वाला। काम खत्म करो। मतलब समझो यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कुछ चीजें निकालिए और देखिए कौन सा गड़बड़ होने को लग रहा है, उसे पहले चेक कर लीजिए। तो पहले बात तो यही गड़बड़ हो गया, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है आप। अच्छा, तो हमसे कोफैक्टर एडजॉइंट सीखना चाहते हो? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है सर। हम ट्रांसपोज ले लिए, तुम देख लो करके, सर वही नहीं है। देख लो करके, हो गया, सही है। हम ले लिए ट्रांसपोज। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? यहाँ मेन हमारा फोकस जिस पे उस पर करने दो ना। साइन सर जी वहाँ लगा है, साइन नीचे वाले साइन। सर लड़का वो बड़ा है, आप निकालिए सर एक बार क्लियरली आप। हम नहीं निकालेंगे। ध्यान दीजिए अब आगे, ये बड़ा यही डी वाला ऑप्शन है इसका, ठीक है ना? यही ना दिया है, डी वाला ऑप्शन। आगे देखो, एक क्वेश्चन बताओ आप लोग। A बराबर डायगोनल D1 D2 Dn, यह कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, ध्यान दो, यह कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट? बोलिए। यह दिया है मैट्रिक्स A बराबर डायगोनल D1 D2 Dn, यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ A = क्या होगा? तो ऑप्शन दिया है D1 + D2 + D3 + Dn। D1 कामा दिया, लेकिन D1 कामा नहीं होगा, वो D1 × D2 × D3 D4 Dn होगा इंटू करके, वो गलत दिया है ऑप्शन, वो कामा नहीं होगा, ध्यान रखिए आप लोग, इंटू है वो। सी वाला ऑप्शन है D1 + D2 × D3 + D4 इंटू, ऐसे करके दिया हुआ है, और नन ऑफ दीज, है ना? तो ऑप्शन इसका सही होगा बी वाला, D1 × D2 × D3। क्यों? क्योंकि समझिए बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल। अगर मैट्रिक्स डायगोनल है, ऐसे 2 0 0 3 डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा वो 2 × 3 6 आएगा, इसी का मल्टीप्लिकेशन है तो होता है। तो ये इसका मतलब समझते हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि जो मैट्रिक्स ए है डायगोनल में इसके क्या है? D1 है, D2 है, D3 है, ऐसे Dn है, और सब 0 है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इसी का इंटू होगा, इसी का इंटू होगा। जिसके पास ये सीरीज है उसमें कामा करके दिया, बट वो कामा नहीं है, वो इंटू है ना? बात समझ में आ रही है? और मेन ध्यान दिया कीजिए कि हम जब लगाते हैं, जब ऑप्शन को हम लोग टिक करने जाते हैं, कोई ट्रिक चीज़ लगाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं भागते। अब हम यहाँ कोफैक्टर माइनर, ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट, या हम जो है एडजॉइंट, ए इनवर्स, ऐसा हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। हमारा बस मेन मतलब है किसी तरीके से हमारा ऑप्शन कट हो और हमको सही ऑप्शन मिल जाए, ठीक है ना? अब ऐसा नहीं है कि हमको ट्रांसपोज निकालने या हमको कोफैक्टर माइनर और एडजॉइंट नहीं समझ में आ रहा है,
ऐसे निकाल दियो, ट्रांसपोज होता होगा, जब निकालने का नंबर आएगा निकालेंगे तब सही बस समझ आ रही ना, जब निकालने का नंबर आएगा तो निकालेंगे सही उसको, उससे मेरा मतलब नहीं है। क्यों देखो यहाँ पे, क्योंकि इसे ट्रांसपोज हमको इन्वर्स निकालना था ना, ध्यान समझिएगा, हमको इन्वर्स निकालना था, हम पहले ट्रांसपोज निकाल के देख लिए। जब ट्रांसपोज ऑर्थोगोनल है तो ए इन्वर्स जब निकाल रहे हैं तो उसके एडजॉइंट के लिए हम इन्वर्स उसका ट्रांसपोज करें ना करें क्या फर्क पड़ता है, ट्रांसपोज तो ऑलरेडी हो चुका है ऑर्थोगोनल, इसीलिए हम उस पर ध्यान ही देने नहीं गए, उसका ट्रांसपोज करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ट्रांसपोज तो ऑर्थोगोनल हो ही गया है, हम उसको चेक कर ही लिए हैं। एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है वो भी ऑर्थोगोनल होता है, उसको चेक कर लिए हैं। तो इन्वर्स में जब इन्वर्स निकालने जा रहे हैं आप तो ट्रांसपोज लीजिए मत लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसपोज लेके इन्वर्स निकालेंगे तब भी जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड करेगा, ट्रांसपोज नहीं लेके भी इन्वर्स निकालेंगे तभी जो प्रॉपर्टी ऑर्थोगोनल वाला है वो होल्ड करेगा। यहाँ आपसे थोड़ी पूछा था कि इन्वर्स बताइए कितना होगा, अगर ऐसा बोलता तो हमें फूक के कदम रखना पड़ता कि हम ट्रांसपोज लिए कि नहीं लिए, है ना, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। हमको इन्वर्स निकालने को थोड़ी बोला था उसने, इसीलिए हमारा यहाँ मेन कोई मतलब था ही नहीं कि हम ट्रांसपोज लिए नहीं लिए, भाड़ में गया, हमारा उस पर ध्यान ही नहीं था। बेवजह का ध्यान मत लगाया करो कहीं पर, हम अपने क्वेश्चन पर ही फोकस रखा करो, क्वेश्चन क्या कर रहा है। जब क्वेश्चन में हमें इन्वर्स निकालने की जरूरत नहीं है, हम काहे इतना परेशान हो, हमको खाली प्रॉपर्टी चेक करना है वो होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उतने में ध्यान दें। ऐसे करेंगे तो बड़ा समय खा जाएंगे आप लोग अपने क्वेश्चन में ही। ऐसे ही मालूम है आपको बता दें 32 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करा ए इज हर्मिशियन, ध्यान दो, ए क्या है, हर्मिशियन है। अगर ए हर्मिशियन है तो ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए के बराबर होगा। पी ऑर्थोगोनल है, पी क्या है, ऑर्थोगोनल, तो पी इंटू पी ट्रांसपोज आइडेंटिटी आएगा। तो करा तो पी एच, अभी एच ए पी, अभी एच क्या दे दिया भाई, हर्मिशियन के लिए दे दिया, पी हर्मिशियन, मतलब हम इसको पी पी थीटा पी स्टार, ठीक है भैया, अच्छे हर्मिशियन ही हो सकता है पॉसिबल, मैं चेक कर लेता हूँ, ऐसा कोई सिंबल होता नहीं है बट दिया तो उसको चेक कर लेते हैं। अगर इसको हम यहाँ दिया था ऐसे पी एच ए पी, देन पी एच ए पी इज, ये क्या होगा, ठीक है ना। अगर एच को हम हर्मिशियन ही मान लें तो यह समथिंग ऐसा हो जाएगा पी टू द पावर थीटा, तब ये क्या होगा। तो ऑप्शन दिया है हर्मिशियन होगा, ऑप्शन दिया है कि सिमेट्रिक होगा, ऑप्शन दिया है कि एंटी सिमेट्रिक होगा, ऑप्शन दिया है कि नन ऑफ दीज होगा ना। तो आप क्या करेंगे, आप इसके लिए देखिए क्या करेंगे, आप इसका ट्रांसपोज ले लीजिए पहले, आप सिमेट्रिक नहीं दिया है, इसका ट्रांसपोज ले लीजिए आप। तो इसका मतलब पी थीटा हम समझते हैं पी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट यह है, इसका फिर ट्रांसपोज आप ले लीजिए। तो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो कैसे होगा, ट्रांसपोज उल्टा लगता है, पहले पी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और पी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, फिर ट्रांसपोज पी कॉन्जुगेट बचेगा, ट्रांसपोज गायब कहानी वही आ जाता है वापस, है ना। तो जब हमने इसको लिया तो क्या रिजल्ट आया आपका, क्या ऐसा कुछ आया, फिर ये वापस आ गया, फिर ये वापस आया नहीं ना, खाली इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट नहीं, इसका ट्रांसपोज हट गया, इसका मतलब कि सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अगला आपका दिया है हर्मिशियन, तो इसके लिए थीटा, इसके लिए थीटा, चलो थीटा मतलब इसका ट्रांसपोज लेना है कॉन्जुगेट लेना है, तो चलो कॉन्जुगेट ले लो, कॉन्जुगेट लगाओ इस पर, तो जब लगाएंगे तो ये हट जाएगा और इस पर लगेगा और इस पर भी लगेगा और ये ट्रांसपोज वापस करो, पी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, यह हो जाएगा ए ना, और यह खाली पी होगा, और चूंकि ए जो है हमारा वो ऐसा है तो पी ऐसे और ए और पी वापस आ गया, ऑप्शन आपका हो गया इसका हर्मिशियन, ए वाला ऑप्शन सही है, ये हर्मिशियन, ठीक है ना। देखो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन दे ना कि यह है तो उसको लिख लिया कीजिए और फिर बारी बारी से चेक कर लीजिए, टाइम नहीं लगेगा, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत जल्दी कर लेंगे। आप यहाँ एक बार भी नहीं लिखे कंफ्यूज करेगा ना, ऐसे कोई चीज़ें अगर नया सिंबल आ जाए, अगर आप जान जाए कि ये सिंबल यही चीज़ है तो उस सिंबल को मत यूज़ कीजिए, जो अपना भाषा है उस सिंबल को यूज़ करके चेक कर लीजिए, नहीं तो उस सिंबल को बनाने में ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एच है, अब एच खाली लिख देंगे मैटर फंस जाएगा, एच को पूरा जितना जानते हैं उतना लिख दीजिए, तो एच मतलब वही थीटा मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, क्लियर है। रुक जाओ जी, रैंका मैट्रिक्स गधा का प्योर होगा एकदम।
बताने दो मुझे अपने हिसाब से। विकास बताइए क्वेश्चन। ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ अगर आप लोग सब कुछ पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन अभी तक जितना बताया अगर उस पर ध्यान दिए हैं तो ये क्वेश्चन आप तुरंत बता देंगे। कह रहा है कि अगर ए ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटर्मिनेंट कितना होगा। ए ऑर्थोगोनल डिटर्मिनेंट कितना होगा, +-1, क्योंकि अभी नहीं मतलब हमने इसको गलत सिद्ध कर दिया कि ये गलत है। तो विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो ये रॉन्ग मतलब रिमेनिंग सही है। तो रिमेनिंग सही तो उसी में आपका ये भी दिया था कि अगर ए ऑर्थोगोनल है या पी ऑर्थोगोनल तो उसका डिटर्मिनेंट +-1 होगा। बात समझ आ रही है तो हो गया। तो इसमें ऑप्शन दिया था आपके पास 0 +-n +-1 अपॉन n +-1 तो +-1 ठीक है ना। और देखते हैं एक तो क्वेश्चन हो ही गया था आपका। अच्छा जब भी इन्वर्स का क्वेश्चन पूछे आपसे कि बताइए ये इन्वर्स है इसका, है ना, तो जब भी इन्वर्स का क्वेश्चन आपसे पूछे कि इन्वर्स निकालिए इसका इन्वर्स कौन होगा तो आप कुछ मत करिएगा, आप गुणा करिएगा। खाली क्या करिएगा, खाली आप केवल गुणा करिएगा, ठीक है ना। और वहाँ पे कोई ट्रांसपोज कॉन्जुगेट डिटर्मिनेंट कुछ भी मत जाइएगा, है ना, नहीं जान के जहर खाने वाली बात हो जाएगी। जैसे कराए कि कॉस अल्फा, जान लीजिए बेटा माइनस का साइन, ये बड़े सिंपल क्वेश्चन है, इस पर तो हम लगा भी सकते हैं एक बार चाहें तो, है ना, हल कर भी सकते हैं। लेकिन अगर कोई नंबर में क्वेश्चन दे दे 3 cos 3 में कोई मैट्रिक्स आपको दे दे, कोई क्वेश्चन अगर मिल जाए तो अच्छा रहे, है। हाँ इनवर्स है, वेरी गुड। दिया है इनवर्स ऑफ 102, जानिए बेटा यहाँ पे 102 021 203 करा, इसका इनवर्स क्या होगा। तो ऑप्शन दिया है 30 -2 1 1/2 1/2 20 -1 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन -302 -1 1/2 1/2 20 -1 दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दिया है ना 302 1 1/2 1/2 -201, ध्यान दीजिएगा -30 -2 -1 1/2 1/2 एंड 201 ना। इसका इन्वर्स बताना है। कैसे बताएंगे आप लोग, पूरा करेंगे, केवल और केवल मल्टीप्लाई करिएगा बारी बारी से। अब कहेंगे इतना मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, तो सब नहीं करेंगे। आप देखेंगे ना एक आध दो स्टेज आते थे, कोई एक खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म। जैसे मान लो पहले करना है, अगर ये इसका इन्वर्स होगा तो गुणा करने पर आइडेंटिटी देगा। आइडेंटिटी मतलब आपको देगा ये 1 0 0 0 1 0 0 0 ये देना चाहिए, है ना। ये 102 है। चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करिए बेटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 3 0 -2 1 आ गया। फर्स्ट रो का जब सेकंड कॉलम में करेंगे 0 0 0 0 आ गया। फर्स्ट रो का जब थर्ड कॉलम करेंगे 0 नहीं आएगा, नहीं आएगा 0, खत्म यहीं पे कहानी। अब गुणा नहीं करेंगे आप, यानी कि आप गुणा इसको पूरा कर डालें, इसको पूरा कर डालें, इसको भी कर डालें, फिर मिलाएं, तब तो हो चुका, है ना। पहले ही खत्म कहानी। गुणा करेंगे फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में तो देखिए माइनस का 6 कुछ आएगा, कुछ प्लस का कितना आ गया भाई, क्या आ जाएगा 0 भाई, आ जाएगा 6 2 6 0 आ जाएगा। ये कहाँ भाग रहे हैं। और आइए सेकंड रो का फर्स्ट में 1 1/2 1/2 1 कितना आ गया, पहले ही गलत हो गया सर -1 आएगा। पहला यस सर, फर्स्ट रो -1 अच्छा -4 करेक्ट है, मतलब पहला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक बराबर। दूसरे में जब चलिए आप फिर तीसरे में आ जाइए, है ना। दूसरा ही बता दीजिए ना। तीसरे पे आते हैं, तीसरे पे आइए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 0 4 7 कहाँ सही तीसरा जी, कट गया, इसलिए नहीं बता रहे हैं उसको, इसलिए उसको नहीं बता रहे हैं, है ना। बट फिर भी वैसे बता रहे हैं कहाँ से कट रहे हैं चीजें, पहले लाइन में ही कट जाएंगी। आप एक काम करिएगा ना कि चारों गुणा पहली लाइन में करिएगा खाली आप, है ना। पहला चौथा भी करेंगे -3 0 -7 ना, कैंसिल। एक काम करेगा सब में से पहली लाइन गुणा कर लीजिएगा आप, उतने में देखेंगे 2-3 अपने आप कट जाएंगे। अगर नहीं करेगा तो दूसरा लाइन एक बढ़ा लीजिए,
निश्चित कटना तय है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन देवा नहीं करेगा जिसमें आपको पूरा गुणा करना पड़ जाए। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही मिलता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। इस तरीके से करेंगे। एक क्वेश्चन ये भी था, ध्यान दीजिएगा। ए बराबर दिया है 2035। आप लोग अपने से भी कुछ लगाए हैं तो भाई पूछिएगा। कह रहा है कि इसको एक्सप्रेस कर दीजिए P प्लस क्यू में। बेटा ध्यान दो, इसको P प्लस क्यू में एक्सप्रेस करने की बात है। P सिमेट्रिक है, Q सिमेट्रिक है, देन Q की वैल्यू क्या होगी? P सिमेट्रिक है और Q सिमेट्रिक है, तो Q की वैल्यू क्या होगी? तो 1/2 माइनस का 3/2, 3/2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 0। फिर अगला है 0, 3/2, 3/2, 0। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? 1/2, 0 माइनस 3, 3, 0 और एक है माइनस का 1/2, 2, 3, 0, 5। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो Q क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक, तो हाई स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना। ये स्क्यू सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं। ये भी नहीं होगा, तो तुरंत काट दीजिए। इतने कॉन्सेप्ट पे काट दीजिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं। इतने पे दोनों काट दीजिए। अब बचे आपके पास 2 ऑप्शन केवल। अब अगर आपको कुछ नहीं था तो तुक्का भी मार जाएंगे तो 50-50 चांस रहेगा आपके पास। 2 ऑप्शन आपके पास बचे हैं, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट 0 है, इसके डायगोनल के एलिमेंट क्या है? 0 है। अब प्रश्न उठता है कौन सा सही है? तो क्यू सिमेट्रिक है ना, ट्रांसपोज लेने पे माइनस आना चाहिए, है ना। जब इसका ट्रांसपोज आप लेंगे इसका, तो माइनस का कोई चांस नहीं, क्योंकि इसमें सब प्लस है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर सभी पॉजिटिव होंगे या सभी निगेटिव होंगे, माइनस का कोई चांस नहीं बनेगा। बता दे रहे हैं आपको, जब तक कोई एक पॉजिटिव निगेटिव ना बनेगा, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव, तो ये चीज़ भी उसी कॉन्सेप्ट में काट देंगे कि सब पॉजिटिव है। ट्रांसपोर्ट लेंगे तो निगेटिव कहाँ से आएगा भैया? कोई चांस नहीं निगेटिव आने का। ये वहीं कट गया, बचा ऑप्शन सही, ठीक है। फॉर्मूला भी होता है ना, हाफ ए प्लस ए डैश प्लस। अरे तो वही बात ना, वो तो है, वो सब कुछ तो है, लेकिन अब वहाँ पे लगाएंगे a प्लस ए डैश, ए माइनस ए डैश, 2 से भाग देंगे, ऐसा करेंगे। ये तो मान लीजिए 2 क्रॉस 2 का था, एक बार हिम्मत पड़ भी जाएगा करने के लिए। 3 क्रॉस 3 का उठा के दे दे, तब तो लेंगे टाइम 5 मिनट। आप ही ना बोल रहे हैं कि सर आपके पास 90 मिनट का समय है, 75 क्वेश्चन है, पेपर पढ़ना मतलब समझ लीजिए एक क्वेश्चन पे 1 मिनट। ये क्वेश्चन को पढ़ना, सोचना, करना, कई चीजें उसमें है ना। एक क्वेश्चन पे 1 मिनट मान लीजिए एवरेज, तो उसमें अगर आप इस तरह से सॉल्व करने फंस जाएंगे ना। जो इजीली कर लेते हैं उसको कर लीजिए, और जो सॉल्व करना मजबूरी उसको करके करेंगे, वही कोई दिक्कत नहीं। क्या हाँ, ये क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे ऐसे। और बताइए कोई क्वेश्चन है आपके पास? बस करिए, बस अभी तो चालू हुए हैं। रैंडम मैट्रिक्स का भी चर्चा करनी है। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बात नहीं। क्वेश्चन है मैट्रिक्स ए बराबर, बात नहीं बेटा एकदम, ए प्लस आई सी माइनस बी प्लस आई डी, बी प्लस आई डी ए माइनस आई सी और ए माइनस का आई सी। करा यह यूनिटरी है, इफ एंड ओनली इफ। यह यूनिटरी कब होगा? इफ एंड ओनली इफ। तो कंडीशन दिया हुआ है आपके पास, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरा दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तीसरा दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और चौथा दिया है नन ऑफ दीज, है ना। क्या होगा इसमें? तो देखो यूनिटरी का होता क्या है, बहुत टाइम नहीं लेना है आपको। क्या वाला ऑप्शन क्या था? वाला इसका डिटर्मिनेंट निकालिए पहले आप। क्या निकालिए? डिटर्मिनेंट। जब निकालेंगे तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस, है ना, माइनस लगा के बोलते हैं। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस बी स्क्वायर और माइनस का डी स्क्वायर। बेटा यही ना हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और इसका जो ये मॉडुलस होता है ये बोलो, तो ये आपके रिजल्ट हो जाएंगे। कंडीशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू। अच्छा, ये चीज अपने दिमाग में भर में लीजिएगा। अब ऐसे ये नहीं कि खाली एक क्वेश्चन में रट्टा मार के बैठ गए,
अब ये कॉन्सेप्ट आप और क्वेश्चन में भी लगा लेंगे, जिस पे भी बोलेगा कि ये यूनिटरी है, मॉड लेके बराबर 1 कर दीजिएगा, है ना। ये बहुत कुछ दे जाएगा आपको, बहुत कुछ, है ना। ऐसे दे देगा भाई कौन है, यूनिटरी है कि नहीं है ना। आसानी से आप डिटर्मिनेंट निकालिए, 1 आ जाए, काम बन जाएगा आपका, ठीक है ना। या कुछ वैल्यू दे के लैम्डा का मान पूछ ले, कह दिया कि यूनिटरी है, लैम्डा का मान निकालो, बराबर 1 करके निकाल लेंगे। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। 37 देखिए। 37 देख लेते हैं, देख चुकी हैं, क्या है पढ़ो। यहीं थे लगातार बैठे थे ना, डी प्लस माइनस 1 तो बता दिए पहले ही आप। इसका भी मतलब प्लस माइनस 1 होता है। तो ये सब चीज़ें आपके, ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए। आगे है 22 क्वेश्चन नंबर। देखिए बहुत बढ़िया, ट्रेस, एक वर्ड आया हुआ है ट्रेस, आप जानते हैं, ठीक, जान गए। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट दिया है, बात नहीं कि ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, और करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं उसमें, क्या आर्डर है ना, आप फिर लिया, बेसम मत पढ़िएगा। ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो दिया है ट्रेस लैम्डा इंटू ए बराबर लैम्डा ट्रेस ए, है ना, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है ट्रेस ए प्लस बी बराबर ट्रेस ए और प्लस का ट्रेस बी, और तीसरा ऑप्शन है ट्रेस, ध्यान दीजिएगा भैया, ए बी बराबर ट्रेस ए इंटू ट्रेस बी ना। अब देखो यहाँ पे ट्रेस लैम्डा इंटू ए की बात करते हैं। कोई मैट्रिक्स है ए, है ना, बहुत सिंपल, है ना। आप ले लीजिए 2 0 0 1 ऐसा कुछ ले लीजिए, एक छोटा सा मैट्रिक्स आप ले लीजिएगा 2x2 का, है ना, और ऐसा वाला लीजिएगा, इसमें मैक्सिमम 0 करके लीजिएगा। इसका ट्रेस क्या होगा, 3 होगा, 3 होगा ना। इसका ट्रेस कितना होगा, 3 होगा। अब आप क्या कीजिए इसमें, अच्छा ऐसे हो गया। अब इसमें आप 3 से गुणा कर लीजिए। ट्रेस डायगोनल एलिमेंटों का सम होता है ना। अब इसमें क्या कीजिए, गुणा कर लीजिए, 3 से मान लीजिए गुणा कर लिया हमने, 3 से गुणा कर लेंगे तो ये 6 0 0 3 हो जाएगा। तब इसका ट्रेस जो आएगा, इस वाले का जो ट्रेस आएगा हो जाएगा 9, क्या जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे 3 से, 6 0 0 3 9 हो जाएगा। और खाली ए का निकाले तो 3 आया था। अच्छा, उसमें जब गुणा करेंगे लैम्डा मतलब 3 से गुणा कर देंगे तब भी 9 आएगा। ये ऑप्शन आपका सही है। मतलब कि किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से गुणा करके ट्रेस निकालिए, चाहे ट्रेस निकाल के उस नंबर से बाद में गुणा कर दीजिए, ये दोनों रिजल्ट बराबर है। बात समझ में आई, ये रिजल्ट से। दूसरा ऑप्शन देखिए, ट्रेस ए प्लस बी बराबर ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी, ऐसा होता है क्या, तो देख लेते हैं। मान लो ए बराबर मैंने ले लिया वही 2 0 0 1, और बी बराबर मैंने ले लिया मान लीजिए -1 0 0 4, ऐसा कुछ ले लिया, ध्यान दीजिएगा। तो ट्रेस ए कितना होगा, 3, ट्रेस बी कितना होगा, 3, दोनों को जोड़ेंगे कितना जाएगा, 6। अब ट्रेस ए प्लस बी, दोनों को जोड़ो, पहले जोड़ लो पहले दोनों को, 1 0 0 5, ये भी कितना आ गया, 6 आ गया, है ना। तो इसका मतलब ये भी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई भी देखिएगा होल्ड करेगा। तीसरा, हाँ, कैसे आप 3 करते हैं? डायगोनल एलिमेंटों का सम ही ट्रेस होता है। 2 1 3 न होगा, और -1 + 4 3 न होगा। अब आइए a इंटू बी की बात कर लीजिए, a इंटू बी की बात कर लीजिए। तो अब इसमें देखिए इंटू वाला जो होता है ना, आप करके देख लीजिएगा, यही वाला ऑप्शन आपका सही आएगा, है ना। ये चीज़ रॉन्ग होता है, ये नहीं होता है। ट्रेस a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू ट्रेस a इंटू ट्रेस बी। ट्रेस के केस में रिजल्ट आपको याद है, ये नहीं होता है, ठीक है ना, ये रॉन्ग होता है। आप चाहें तो कोई भी ऑप्शन ऐसे एग्जाम्पल लेके चेक करेंगे, नहीं होल्ड करेगा, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन है, भेजो सी वाला भेजो। तो ट्रेस के केस में ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। 15, एक मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है 7 का डिवाइड कर दीजिए। हाँ सर, वही क्वेश्चन सुनोगे,
एक मैट्रिक्स है, if a matrix A is a matrix such that there exists a square sub matrix of order R। ध्यान दीजिएगा, एक मैट्रिक्स है जिसका एक सब मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, R है, और जो क्या है, नन सिंगुलर है। क्या है? नन सिंगुलर है, ठीक है ना। एंड एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R+1 या 0 है, देन द रैंक ऑफ ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो ध्यान से क्वेश्चन कहा क्या रहा है। आइए मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन कहा क्या रहा है। क्वेश्चन इसने यह कहा, समझिए मेरी बात, कि एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना, उसका ऑर्डर कुछ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए वो 3x3 4x4 कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्लियर है। अब उसी का एक सब मैट्रिक्स है, क्या है, सब मैट्रिक्स, और उस सब मैट्रिक्स का ऑर्डर आर है, ठीक है ना। ऐसा मान लो, समझो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 2 0 1 ऐसा, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, करा इसी का एक सब मैट्रिक्स है। सब मैट्रिक्स क्या होगा, खुद यही होगा या 2x2 वाला होगा, है ना, यही होगा। तो मान लीजिए एक सब मैट्रिक्स 2x2 का ही है ना, मान लीजिए एक सब मैट्रिक्स 2x2 का है, ये सब मैट्रिक्स हो गया इसका। कुल कितने सब मैट्रिक्स बनेंगे इसके, 9 बन जाएंगे। ये 1 1 करेंगे 2x2 का सब मैट्रिक्स बन जाएगा ना, 2x2 पे कुल 9 बन जाएंगे, ठीक है। ये सब मैट्रिक्स हो गया। करेक्ट, इसका जो सब मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर R, मतलब मान लीजिए 2x2, मतलब यही R की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। ये क्या है, ये नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मतलब इसका डिटर्मिनेंट नॉट, तो इसमें से 0 हो गया, है ना। मान लीजिए मैं कुछ यहाँ चेंज कर देता हूँ, मान लो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया, नॉट इक्वल 0। डिटर्मिनेंट इसका क्या होगा, नॉट इक्वल 0। ये बोला कि डिटर्मिनेंट इसका नॉट इक्वल 0 है, लेकिन इससे ज्यादा ऑर्डर का हम जो भी इसका सब मैट्रिक्स ले रहे हैं उसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो रैंक कितना होगा, इतना होगा, रैंक, है ना। तो रैंक R ही होगा, इसका उत्तर R आएगा। 15 है ना, कहाँ गया, तो R+1 R R-1 R+2 तो R। आपको बताया गया होगा कि अगर कोई मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, अगर 3x3 का मैट्रिक्स है, ध्यान समझो, या 4x4 का मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 आएगा तो उसका रैंक 4 हो जाएगा। अगर 4x4 का मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल 0 आएगा तो उसका रैंक 4 हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो आप 3x3 के जितने भी पॉसिबल सब मैट्रिक्स बनेंगे बना लीजिए और सबका डिटर्मिनेंट निकालिए। अगर उसमें से किसी एक का भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 आ जाएगा तो उसका रैंक 3 हो जाएगा। अगर सबका 0 हो गया तो फिर आप 2x2 पे जाएंगे और उसमें देखेंगे, अगर सबका 0 हो गया तो भाई उसका रैंक 1 काम खत्म। अगर उसमें से किसी एक का नॉट इक्वल 0 2 रैंक बोल देंगे, बात समझ में आई ना। तो जितने ऑर्डर तक नॉट इक्वल 0 है उसके ऊपर सब 0 है, तो उतने ऑर्डर तो नॉट इक्वल 0 वाला डिटर्मिनेंट है वही रैंक हो जाएगा ना, है ना। देखिए नल मैट्रिक्स का रैंक, हाँ, नल मैट्रिक्स तो स्पेशल केस है। देखो रैंक का मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन दैट मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में नॉन जीरो रो, ऐसा मान लीजिए रैंक 1 है ना, जब इक्वलम फॉर्म से उसको लगाएंगे तो उसमें एक रो तो कम से कम ऐसा मिलकर करेगा जो नॉन जीरो होगा। जीरो रो उसे हम बोलते हैं जिसके हर एलिमेंट 0 होते हैं, और नॉन जीरो हम उससे बोलते हैं जिसका कोई भी एक एलिमेंट जो है नॉट इक्वल 0 निकल जाए, 0 ना हो। बात समझ में आ रही है। तो केवल नल मैट्रिक्स एक आपका अलग से है, स्पेशल है। नल मैट्रिक्स आपका एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका रैंक आप 0 कह सकते हैं, उसका रैंक जो है 1 नहीं होता। लेकिन नल मैट्रिक्स का कोई मैट्रिक्स आप ले लीजिए, कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, उसका रैंक है ना कम से कम 1 तो आना ही आना है। बात समझ में आ रही है, ये दिमाग में आपके रहे। और कोई क्वेश्चन बताइए आप लोग। बस भाग जाएगा, निकलो। हम पढ़ाएंगे भी 3-4 घंटे भाई, अभी तो हम पहुँचे नहीं हैं। देखिए क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन दिखाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसने कर दिया है। क्वेश्चन भेजो, क्वेश्चन भेजो बेटा। तुम आओ चाहे मत आओ, नहीं मत आओ ना ना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, अच्छा डायगोनलाइज द मैट्रिक्स में ऑप्शन वाला कोई क्वेश्चन है।
ठीक ना। देखो यहाँ पे बात नहीं, एक्चुअल में अगर मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करने की बात आएगी, मेरी बात ध्यान समझिएगा, तो उसके लिए आपको आइगन वेक्टर निकालने होंगे। सुनो मेरी बात, थ्योरेटिकली अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करना है तो डायगोनलाइज करने के लिए आपको उसके आइगन वेक्टर निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे? जितने आइगन वैल्यू आएंगे उसके करस्पॉन्डिंग आप आइगन वेक्टर निकालेंगे। बात समझ आ रही है? और आइगन वेक्टर जब आप निकालेंगे तो आइगन वेक्टर को उसको आप कॉलम वाइज अरेंज कर देंगे। पहला आइगन वेक्टर पहले कॉलम में, दूसरा आइगन वेक्टर दूसरे कॉलम में, तीसरा आइगन वेक्टर तीसरे कॉलम में। उसे बोल देंगे पी, जो डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स के नाम से जाना जाएगा। ठीक है ना। अब वो जो पी आ जाएगा तो उसका इन्वर्स निकालेंगे, पी इन्वर्स। क्या हो जाएगा? पी इन्वर्स। अच्छा, पी इन्वर्स निकल जाएगा। पी मालूम क्या है ना, पी क्या है? जब आइगन वेक्टर निकाल लेंगे उसे ऐसे मैट्रिक्स में रख देंगे तो एक मैट्रिक्स पी बन जाएगा। इसको डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका इन्वर्स निकालेंगे, फिर जिस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर निकाल के इसको बनाए हैं उस मैट्रिक्स को रखेंगे, फिर इसी पी को लिखेंगे और ये जो रिजल्ट आएगा आप देखेंगे वो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा। वो क्या आता है? एक डायगोनल मैट्रिक्स ही आता है। तो ये काम करना होगा जब भी आपको किसी मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है, उसको डायगोनलाइज करना होगा, तो आपको पहले निकालना होगा उसका आइगन वैल्यू, फिर निकालना होगा उसका आइगन वेक्टर, और फिर उसके बाद आपको निकालना होगा उस आइगन वेक्टर को एक मैट्रिक्स में लिखना होगा, वो हो जाएगा पी, फिर पी इनवर्स, और फिर इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन। आप रिजल्ट देखेंगे वो डायगोनल मैट्रिक्स से आएगा। डायगोनल में वही आएगा जो उसके आइगन वैल्यू आते हैं, और सब जीरो हो जाएगा। और सब क्या हो जाएगा? जीरो। ये तो करने का प्रोसेस है, ये करने का प्रोसेस है। अब मान लीजिए इस पर बेस्ड कोई ऑप्शनल क्वेश्चन आ गया, आपको बताना पड़ जाए कि बताइए मैट्रिक्स हमारा डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है, तो कैसे करेंगे? आइए इसकी बातें हो जाती हैं। सही है ना? हैं 18 शुरुआत में ही, शुरुआत में डायगोनल पे है, डायगोनल पे है। सर क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। रुक जाओ बेटा। बेटा जी और ध्यान दो यहाँ पे। अब कुछ क्वेश्चन हम थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को डायगोनल मैट्रिक्स पे, आइगन वैल्यू पर, है ना। इन सब पे कुछ बातें मैं कर लेता हूँ आपसे, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे इसका पूछा है ए एच जी 0 बी एफ 0 0 सी, इसका लेटेंट रूट क्या होगा? ए बी सी। क्लियर है? क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं जिससे डायगोनल के एलिमेंट, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो होते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो हो, तो उनका जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वही आइगन वैल्यू होते हैं। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ए बी सी, सी वाला ऑप्शन सही है। कराए द मैट्रिक्स ए, बेटा ध्यान देना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे आप लोग। मैट्रिक्स ए तो कर ही लेंगे, 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। कराए इस मैट्रिक्स के लिए आप निकालिए क्या? कैलिज हैमिल्टन थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताइए, तो निकाल लेंगे ना? कैसे निकालेंगे? माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा करके डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। ये इतना करना पड़ेगा आपको, इक्वल टू 0 कर लीजिएगा। अब करने के बाद आपको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। अच्छा मुझे बताओ, एक चीज़ बताओ, इन्हें एक और तरीका है, एक और तरीका है, मुझे बताओ। अच्छा आप लोग ऐसे कुछ 3x3 का दे दिया, आपसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछ दिया, है ना। तो इसके लिए मुझे बताइए आप लोग और कोई तरीका है? तो पहले इसका आइगन वैल्यू निकालते हैं। तो क्या आइगन वैल्यू निकालने के लिए क्या तरीका होता है? आइगन वैल्यू निकालने के लिए बताइए कैसे निकालते हैं आइगन वैल्यू? हैं लैम्डा के रूप में ही ना, लैम्डा के रूप में निकालते हैं आप। अच्छा और क्या तरीका? देखिए यहाँ से दो बातें याद रखेंगे आप लोग, दो बातें याद रखेंगे आप लोग। सम ऑफ द, ध्यान दो बेटा यहाँ पे दो ट्रिक आप याद रखेंगे। सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। आप इसी से निकाल लेंगे सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट।
ये मैट्रिक्स ए है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, ठीक है ना। तो बड़ा ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो मान लीजिए इसके आइगन वैल्यू है λ1, λ2 और λ3 ना, ऐसे। और सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या, 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा 6। क्लियर है। फिर दूसरा बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द बात करेंगे तो λ1, λ2, λ3 इज इक्वल टू, है ना, ये कितना आ जाएगा मालूम है। जैसा आप निकालेंगे डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए इसका, कितना आ जाएगा डिटर्मिनेंट इसका, है ना। 1 करेंगे तो 6 और 0 और प्लस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2, ये ना। ये दो इक्वेशन आप बनाना सीख जाइए आप अच्छे से, ठीक है। अब जब भी कोई क्वेश्चन, जब इसे मान लीजिए बोल दिया कि इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। क्या दे देंगे, 4 ऑप्शन। अब वो चारों ऑप्शन में से वही ऑप्शन सही होगा जो ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा। बात समझ आ रही ना, जो इस दोनों प्रॉपर्टी क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊँ आपको, देखो ऐसा वाला आ गया जो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, तो तुरंत लगा देंगे डायगोनल एलिमेंट, है ना। लेकिन अगर कुछ ऐसा आएगा तो कैसे लगाएंगे, हाँ जैसे बेटा यही दे दिया, देखो यही दे दिया आपसे, बहुत ध्यान समझना है आप। देखो AHG 0B0 0CC, अब इसमें नहीं कह सकते डायगोनल का, इसमें नहीं बोल सकते जैसा डायगोनल एलिमेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है। अब इसको इसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे, कैसे करेंगे। अब ऑप्शन दिया है, देखो ऑप्शन दिया है AHG पहला, दूसरा दिया है AHC, फिर दिया है AGC, फिर दिया है ABC, है ना। ठीक है, ABC कैसे जी, अब वो नियम क्या है हमारा, सम। तो सम कितना आना चाहिए, A + B + C, ये सम आना चाहिए। क्या इसका सम A + B + C है, इसका है, इसका है, सही है। बस समझ में आ रही है ना, क्लियर ना, खत्म कहानी, ये ऑप्शन सही है आपका। अब यहाँ ए में फिट कर लिए सर, यही हो जाएगा। ये तो मात्र एक संयोग था, ये मात्र एक संयोग था कि यही वाला डायगोनल का ही एलिमेंट उसका आइगन वैल्यू निकल गया, लेकिन यहाँ कुछ और है तो जरूरी नहीं है। ऐसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ आपके सामने, द आइगन वैल्यू ऑफ 1 1, ध्यान दो, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 क्या होगा, ऑप्शन है 0 0 0, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन बेटा, और 1 1 1, क्या सही होगा। अब नियम कहता है कि आइगन वैल्यू का सम करने पर डायगोनल एलिमेंटों का सम आना चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंटों का सम करेंगे, 3 आएगा, इसका 3 आया, इसका 3 आया, अब ये दोनों आ जाएंगे। 2 ऑप्शन तो कट गए, अभी 2 ऑप्शन बच गए। अब एक नियम हमारे पास और है, डिटर्मिनेंट वाला। डिटर्मिनेंट कर लीजिए, डिटर्मिनेंट करेंगे तो 1 0, ये सब 0 आ जाएगा। तो जब प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आना चाहिए। कौन सा सही, थर्ड सही। क्लियर है, पकड़े ना, ऐसे बता लेंगे आप, ठीक है ना। कोई भी मैट्रिक्स दे देगा इन 2 नियमों से, पहले तो एक नियम आपके पास फिक्स होना चाहिए कि अपर और लोअर ट्रायंगुलर आ गया, ढूंढ देंगे पूरा। डायगोनल मैट्रिक्स आ गया तब वो ढूंढ देंगे वही डायगोनल वाला ही, सब फिट एकदम। लेकिन अगर रैंडमली कोई ऐसे दे देगा, इन्हीं दोनों नियमों को लगाएंगे कि आइगन वैल्यू का सम डायगोनल एलिमेंटों के सम के बराबर आना चाहिए। पहले ये लगाएंगे, 2-3 ऑप्शन अपने आप पड़ जाएंगे। अब कोई 2 सेम भी होंगे तो फिर दूसरा नियम लगा देंगे तुरंत कि आइगन वैल्यू के एलिमेंटों का जो प्रोडक्ट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। इससे जब डिटर्मिनेंट निकाले तो 0 आया, तो हम गुणा करने पे 0 आना चाहिए, नहीं आएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन कट हो गया। इसको गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 0 × 0 × 3 0 आएगा। क्लियर है, बता लेंगे कि नहीं आप लोग, बोलो जी। बहुत तेज, सही है। अब देखो कितना तेज आप बताते हैं ना, देखो ध्यान से। अब ये बताओ जी, -944 -834 माइनस का 16 8 7
आइगन वैल्यू दिया है 1 2 3 -1 2 3 -1 -1 3 1 -2 3। कौन सा सही? तो नियम क्या है? जोड़ दो पहले। 7 3 10 में से 9 का 1, जोड़ने पे 1 आना चाहिए। इसको जोड़ेंगे 1 आएगा, इसको जोड़ेंगे 1 आएगा, इसको जोड़ेंगे 1 आएगा, इसको जोड़ेंगे 1 आएगा। सही हो गया। तो यही सही है, निकालने की कोई ज़रूरत, ठीक है ना? सर माइनस प्लस है माइनस प्लस किसे माइनस प्लस? कहाँ माइनस होना आएगा? जो भी करेंगे तो माइनस। इसको इसको जोड़ेंगे तो जोड़ो, ठीक। बोलो भैया क्लियर है? अब ऐसा कर लेंगे ना आप लोग, आगे वालों तो आप निकाल ही लेंगे। अच्छा, और बातें देखिए यहाँ पे कर लीजिए। इसमें बोला है, देखो बेटा आगे देखिए 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 ध्यान से। आगे बोला है कि 2 -1 1 है, -1 2 देख कौन कर पाता है, देखते हैं कौन कर पाता है, देखते हैं कौन कर पाता है। दिया है कि द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा इसका, लैम्डा क्यूब प्लस का 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 9 लैम्डा प्लस का 4 = 0। लैम्डा क्यूब प्लस का 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 9 लैम्डा माइनस का 4 = 0। लैम्डा क्यूब माइनस का 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 9 लैम्डा माइनस का 4 = 0 एंड नन ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज। अब मुझे ये बताइए ना कि आप क्या कर सकते हैं? तीसरा बता दिए कैसे, कौन बताया है? सर लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर बताया सम डायगोनल मतलब कि सर m1 m2 m3 के माडा पे बराबर ऐसे एक सर लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर डायगोनल बराबर है ना? तो ये करेक्ट, बहुत सही सोच लिया आप लोग, ये बताएं तो अच्छा काम है कि आपके पास ये भी एक है फार्मूला पड़ा हुआ है कि लैम्डा क्यूब माइनस का है ना ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है ना इंटू लैम्डा स्क्वायर, फिर प्लस का डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ना और इंटू लिख देते हैं, ठीक है ना? देखिए लैम्डा क्यूब माइनस का ट्रेस, जैसे ये ए है ना, ट्रेस ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस डिटर्मिनेंट ए इंटू लैम्डा है ना। सॉरी एक मिनट, यहाँ सम है ना, यहाँ क्या है फार्मूले में? प्लस की माइनस प्लस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, है ना? ये तो वही आएगा दोनों। सर सम ऑफ माइनर का होगा, माइनर डायगोनल कुछ ज़्यादा नहीं हो जा रहा है अब ये तो। सम ऑफ माइनर इंटू लैम्डा माइनस का मॉड ऑफ ए। रुक जाओ, एक और भी इस पे फार्मूला बन सकता है, ऐसे में थोड़ा सा एक टफ होगा। 2x2 का तो कोई दिक्कत नहीं है, तब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तब इससे और इससे ही काम बन जाएगा, है ना? 2x2 का है तो इससे ही काम बन जाएगा। 3x3 में सम ऑफ माइनर, समझते हैं सम ऑफ माइनर कि नहीं आप लोग, है ना? मतलब ऐसे 2 ड्रॉप कर देंगे, 4 है ना, फिर माइनस का 2 आ गया, फिर ऐसे तीनों का निकाल लेंगे आप, है ना? तीनों को फिर जोड़ के आप यहाँ रख देंगे। बात समझ में आ रही है? अगर इसका आइगन वैल्यू निकालना हो तब क्या करेंगे आप? इसका अगर आइगन वैल्यू निकालना हो तब क्या करेंगे? a माइनस यहाँ भी जो इक्वेशन प्राप्त होगा a माइनस लैम्डा इक्वल टू, हाँ उससे कर लेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन ऐसा अगर बन जाए तो आप क्या करेंगे? जैसे क्वेश्चन में ऐसा बन जाए कि उस क्वेश्चन में हम आइगन वैल्यू इजीली निकाल लें, हम क्या कर ले? आइगन वैल्यू इजीली निकाले। मतलब लीजिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे दिया, अगर आपको क्या दे दिया? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे दिया, ऐसे मान लीजिए यही दे दिया, है ना? अब बोल दिया कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसमें से कौन होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग? लैम्डा माइनस 2 तब इसके लिए आप लोग पहले यहीं से लैम्डा की बात कर लीजिएगा लैम्डा माइनस कि लैम्डा का मान जो होगा वो 2 2 2 हो गया या 2 3 जो भी हो गया, तो जब लैम्डा का मान तुरंत मिल जाएंगे इसमें रख के सेटिस्फाई करा लीजिएगा, है ना? तब ऐसे कर लीजिएगा।
ये क्वेश्चन ऐसा बनना चाहिए, बन जाना चाहिए कि आपको आसानी से निकाल लें क्या आइगन वैल्यू, और फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अगर चूज करना कौन सा सही है तो आप सेटिस्फाई करा लें वहाँ पे, है ना। क्या कैलेज हैमिल्टन, हाँ वो यह है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये आपका कैलेज हैमिल्टन थ्योरम है। और कैलेज हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से इनवर्स भी निकालना जानते ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ, अगर λ1 λ2 λ3 डॉट λn अगर यह मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यू है तो ए स्क्वायर का क्या होगा? तो उसका स्क्वायर, उसी का स्क्वायर, बात समझ आ रही ना। और 1/a का क्या होगा? 1/λ 1/λ2, है ना। मतलब सेम जैसे जैसे मैट्रिक्स चेंज होगा तो वैसे वैसे उसका आइगन वैल्यू भी चेंज, वैसे ऐसे ऑप्शन दिया था, है ना, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, वही है कि दूसरा है भाई, वह चेक कर लीजिए भाई। एक मैट्रिक्स है जिसका आइगन वैल्यू है λ1 λ2, चेक कर लीजिए। एक मैट्रिक्स है जिसका आइगन वैल्यू है, मान लो एक मैट्रिक्स बेटा यह है, ध्यान दो, जिसका आइगन वैल्यू कितना होगा? 1 3। ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर निकालो तो 1 2 0 3 रो बाई कॉलम 8 रो बाई कॉलम 8 रो बाई कॉलम और रो बाई कॉलम 9। अब इसका क्या होगा? 19 स्क्वायर, है ना, मतलब लैम्डा स्क्वायर, क्लियर है ना, वही ना जो हाँ है वो इसका स्क्वायर आया है। एक्चुअली क्या था ना कि आपके 190 वाला 190 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 190, इसका ऑप्शन गलत दिया है। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू होगा 1/λ1 1/λ2, ऐसा, ये गलत है ना। तो मैं चेक कर रहा था कि सही है कि नहीं। तो बस क्या होता है, स्क्वायर कर देंगे, खाली स्क्वायर कर देंगे आप लोग, ठीक है। बोलिए, तो बोलते रहिए आप लोग। सर जी क्यों मैट्रिक्स में कोई भी बातें स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही बताई जाती है? अब क्यों के लिए बताइए, क्या दिक्कत है? जैसे कैलेज हैमिल्टन भी बताया है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बताया नहीं है, ऐसा देखा गया तब बताया गया कि ये जो प्रॉपर्टी है वो स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई करते हैं, तो जो सेटिस्फाई करेंगे उन्हीं के बारे में बातें होंगी। और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो आप पूछें। हाँ देखो, रैंक की जब बातें होंगी तो रैंक में देखिए एक ही चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप डिटर्मिनेंट से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। किससे? डिटर्मिनेंट से, है ना, और वही आपके लिए सही होगा। जैसे बेटा ध्यान दो, मैं पूछूं आपसे, बहुत बताइए आप लोग, बहुत ध्यान से बताइए आप लोग। यहाँ पे 1 3 4 3 और 3 9 12 9 और -1 -3 -4 -3, इसका रैंक कितना होगा? तो ऑप्शन में दिया है 4, हाँ, ऑप्शन में दिया है 3, ऑप्शन में दिया है 2 और फिर दिया है 1, है ना। तो पहली बात तो इसमें आप ना इसको बड़े इजीली आप चाहें तो आप इक्वलन फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, इक्वलन फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। नॉर्मल फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर लेंगे। सर नॉर्मल फॉर्म पहले इक्विवेलेंट फॉर्म निकालेंगे तब होगा ना। ये कौन बोला? इसके बाद नॉर्मल फॉर्म से रूल्स नॉर्मल फॉर्म में दो, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, वहाँ आप नॉर्मल फॉर्म लगाइएगा, खासकर स्क्वायर मैट्रिक्स पर, ठीक है ना। और कोई भी मैट्रिक्स है तो उस पर आप इक्वलन फॉर्म लगा सकते हैं, है ना। नॉर्मल फॉर्म बहुत आसान होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपको यहाँ पे पहले स्थान पे 1 करना होगा और फिर इस रो के सभी एलिमेंटों को 0, कॉलम के सभी एलिमेंट को 0, फिर यहाँ पे 1 करेंगे, फिर इधर सबको 0, इधर सबको 0, ऐसा करते जाएंगे। और जितने आर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है उतना ही उस मैट्रिक्स का रैंक होता है। ऐसा नॉर्मल फॉर्म में करते हैं। इक्वलन फॉर्म में हम क्या करते हैं, उसे अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि उसको हम अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करें, तो हम इसके नीचे के एलिमेंटों को 0 करेंगे। इसको 0 करने पर आप देखेंगे कितने नंबर ऑफ नन 0 रो मिल रहे हैं। जितने नंबर ऑफ नन 0 रो मिलेंगे वही उस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो रैंक ऐसे ही
कोई क्वेश्चन बताइए तो हम बताए करके दिखाएं आपको। एक करके ही दिखाना होगा। 83 रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन भाई देख लीजिए। आइए देखिए 1 1 1 -1 1 2 3 4 3 4 5 -2 ये बेटा यह है, ध्यान दीजिए। अब तो देखो इसमें ऑप्शन दिया है 2 1 3 4, चलिए 4 तो नहीं होगा, 4 कदापि नहीं, 4 क्लास 4 का बनना चाहिए कम से कम, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म का नियम आपका यही है। अगर नॉर्मल फॉर्म से भी अगर किसी को निकालने जाएंगे तो 4 क्लास 4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। इसमें तो कैसा कोई चांस नहीं है ना, तो भले ये नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा इसमें कि रैंक 3 2 1 के लिए क्या करेंगे, है ना। आप इसी कॉलम फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन और क्या चीजें हो सकती है। देखो अगर इसका रैंक 3 होगा, अगर इसका रैंक 3 होगा तो कम से कम एक ऐसा सब मैट्रिक्स मिलेगा 3x3 ऑर्डर का जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो इसका 3 होगा कि नहीं, वैसे मान लीजिए कोई 3 आप ले लीजिए, यही ले लीजिए आप 3x3 ऑर्डर का, है ना। एक ही हो जाएगा, एक ये भी पॉसिबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। ऐसे कई तो बन जाएंगे, उसको लेकर इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। अगर नॉट इक्वल 0 मिलेगा तुरंत 3 हो जाएगा, तो फिर 2 1 वाले ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे। एक ऐसा भी तरीका आपके पास रहेगा और कोशिश करिएगा इसी तरह से सॉल्व करने की, तो नहीं तो फिर इक्वल फॉर्म है। आइए इक्वल फॉर्म बताते कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे R2 को लिखेंगे R2 - R1, यहाँ 1 करना है। R3 को लिखेंगे R3 - 3R1, R1 से ही। चलो R2 को लिखो, R2 में से R1 को घटाकर, पहले इसको लिख दो, पर छाप दिया। R2 को लिखो, R2 में से R1 को घटाकर 0 1 2 5। R3 को लिखो, R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके R3 में से घटाकर 0 3 से मल्टीप्लाई 1 3 से मल्टीप्लाई 2 3 से मल्टीप्लाई -3 + 1। क्लियर है? ये ना आएगा, ये डायगोनल, ये दोनों पे 0 हो गया। अब इनका नंबर, अब R3 को लिखिए R3 - R2, बस काम खत्म, बस इतना है, 2 स्टेप काम खत्म। 1 1 1 -1 0 1 2 5। R3 में से R2 को घटाकर लिखिए, घटाइए 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 -4। देख लिया? क्या यह -4 0 हो सकता है? यस, ये हो सकता है, लेकिन क्या इसके 0 करने के चक्कर में ये सब डिस्टर्ब नहीं होंगे? हो जाएंगे। तो बिना इन सब को डिस्टर्ब किए अगर इसको 0 कर सकते हो तो कर लिया करो। बात समझ आ रही है ना। बिना इन सबको डिस्टर्ब किए अगर इनको 0 कर सकते हो तो कर लिया करो। नहीं कर पाएंगे आप, इसका मतलब अब आगे कुछ नहीं होगा। इसका रैंक 3 आएगा। कितना आएगा रैंक इसका? हैं? सर उसके इधर साइड वाला 0 होना चाहिए था, वो 0 हो सकता है। कौन? वाले हैं बताया क्या? 1 2 है सर ना, वो 0 होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो ये 0 नहीं, इसको 0 होने के लिए, इसको 0 होने के लिए ये दोनों 0 होंगे, तभी ये 0 हो जाएगा, ये डिस्टर्ब भी नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है ना। तब उसका रैंक 2 हो जाएगा। ये चीजें होती हैं, लेकिन अभी इस केस में कदापि नहीं होगा। ठीक है ना। हाँ, जैसे ऐसा हो गया तो कुछ नहीं होने वाला। जब ये, अगर ये भी 0 है दोनों, तब इसको 0 कर लेंगे। ठीक है, तब इसको 0 कर लेंगे। क्लियर है? इसका रैंक 3 है। और कोई क्वेश्चन है? गलत दिया है, काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेझिझक काट दीजिए। हाँ, बेझिझक काटिए आप। और बताइए आप लोग, आगे देखिएगा। अच्छा, जितने सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन हैं, इक्वेशन दिया, सॉल्यूशन की बात खैर सेटिस्फाई करा लीजिएगा, है ना। और कुछ भी दिमाग मत लगाइएगा। और बताइए, नहीं अभी कहाँ बस डिफरेंशियल प्रश्न आते हैं ना, हम मन याद करते हैं। डिफरेंशियल डिफरेंशियल बेटा ऑर्डर और डिग्री तो बता ही लेंगे आप, है ना। इस पर क्वेश्चन आपके आते हैं, ऑर्डर और डिग्री पर। ठीक है ना। ऑर्डर और डिग्री पर क्वेश्चन आपके आएंगे। इसमें कोई मैट्रिक्स में होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस पूछेगा, होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस पूछेगा।
क्वेश्चन दीजिए क्वेश्चन बताएं। हाँ देखिएगा यहाँ पे, ये सब तो बता लेना चाहिए आप लोगों को इससे। फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर, बात नहीं हुई, फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसमें आपको अगर लीनियर इक्वेशन दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए होमोजीनियस है कि नॉट होमोजीनियस है, तो ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं होती है। देखो तरीका, आप ax इक्वल टू बी टाइप अगर इक्वेशन देता है आपको, अगर हाँ ठीक है तो रुक जाना चाहिए आपको, अगर b 0 तब ये होमोजीनियस, मतलब अगर ax इक्वल टू 0 टाइप का दे दिया तो होमोजीनियस, ax इज नॉट इक्वल टू 0 दे दिया नॉट होमोजीनियस, पहली बात। अच्छा अब देखिए यहाँ पे, तो देखिए जब अगर मान लीजिए होमोजीनियस टाइप का दे दिया, ax इक्वल टू 0 करके अगर होमोजीनियस टाइप का दे दिया, तो उसमें हम लोग कब कहते हैं कंसिस्टेंट, कब कहते हैं इनकंसिस्टेंट, बताइए। ax इक्वल टू 0 वाले में यूनिक सॉल्यूशन है ना, तो इसमें देखो ध्यान देना मेरी बात, ऐसे में क्वेश्चन मैं दे के बताता हूँ आपको, सुन लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको खत्म कर दें, बहुत ही सिंपल, पीछे कर दो उसको। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन एक बताता हूँ ना, पूरा कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर कर देता हूँ आपका। एकदम एक मिनट रुकिए, आप लोग सही क्वेश्चन कर दिए। बड़ा ये क्वेश्चन है, ध्यान दो, ये क्वेश्चन है 3x प्लस का 2y प्लस का z बराबर 0, x प्लस का 4y प्लस का z बराबर 0 और 2x प्लस का y प्लस का 9z बराबर 0 कराए इज इनकंसिस्टेंट, हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, हैज ओनली अ ट्रिवियल सॉल्यूशंस एंड नन ऑफ दीज, है ना। तो आइए इस को कैसे सॉल्व करते हैं, किसी को पता है कैसे सॉल्व करते हैं, क्या तरीका था सॉल्व करने का? हाँ डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दें इसको, तो क्या आएगा 3 2 1 1 4 1 सर वो ट्रिवियल का कंडीशन बताना। अच्छा ट्रिवियल सर आएगा तो इसको अगर सॉल्व करना रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ सॉल्व कर लेंगे, है ना। देखिए वो चीज़ें अलग है कि डिटरमिनेंट निकाल के आप बता दें, है ना, कि सलूशन उसका होगा नहीं होगा, दूसरी चीज़ें हैं। हम सब तरीके पे आते हैं थोड़ा सॉल्व करने की। अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करना रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें तो कोई एक चीज़ आता है, शायद आपको पता होगा तो पता होगा, ठीक, ध्यान देना मेरी बात। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, जब इसको ध्यान देना है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में ले जाइए। तो आप कैसे ले जाएंगे? देखिए यहाँ पे, अगर मैं R2 को लिखूँ, R2 को ऐसे लिख दूँ 3R2 माइनस का R1, और मैं R3 को लिख दूँ 3R3 माइनस का 2R1, तो क्या होने वाला है? तो ध्यान दीजिएगा कि इसको मैं ऐसे ज्यों का त्यों लिख दिया, इसको मैं लिख दूंगा, इस वाले को मैं 3 से मल्टीप्लाई 0, मैं 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, माइनस का 2 किया 10 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 0, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 3 माइनस का 4 माइनस का 1, है ना। इसमें 3 से मल्टीप्लाई 27, इसमें 25, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस वाले में हम 10 से मल्टीप्लाई करके सेकंड वाले में जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर जोड़ेंगे 3 2 1 0 10 2, 10 से मल्टीप्लाई करके 0 ही आएगा, 0 आ जाएगा, और 10 से जब मल्टीप्लाई 250 और 252। अब देखो ये एक्स वाई जेड है, समझिएगा। अब बनाते इक्वेशन, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना रहे तो पहले से अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करने के बाद अब उससे इक्वेशन बना दो, बनाओ इक्वेशन। तो 3x प्लस का 2y प्लस का z बराबर 0 और 10y प्लस का 2z बराबर 0 और 252 z बराबर 0। मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z?
है 0। कंफर्म है कि यहाँ पे z की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, है ना, क्योंकि 252 इज नॉट इक्वल टू 0, तो z 0 सब 0, तो इसके x y z तीनों की वैल्यू 0 0 0 मिलेगी। कभी कभी यह होता है जब मैट्रिक्स का रैंक 2 आता हो, क्या आता हो 2, इस केस में मैट्रिक्स का रैंक 3 है। अगर मैट्रिक्स का रैंक 2 आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, और जब ऐसा आएगा तो यहाँ 0 z बन जाएगा, है ना, तब z की वैल्यू क्या आएगी इनफाइनाइट, कुछ भी ले सकते हैं, तब यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो आपसे ऑप्शन के रूप में पूछा जा सकता है, आपको कोई होमोजीनियस क्वेश्चन दे दे और बोले कि यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, है ना, नन ऑफ दीज, ऐसा करके आपको 4 ऑप्शन बना के दे देगा, तो आप ऐसे चेक कर लेंगे, तुरंत आप उसका रैंक निकालिएगा, रैंक टाइप में अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके ऐसे तुरंत 3 इक्वेशन बनाइएगा। अगर कुछ 0 के अलावा कुछ इंटू z बराबर 0 आता है तो कंफर्म z बराबर 0 और सब 0 हो जाएंगे, x भी 0, y भी 0, z भी 0। किस केस में, होमोजीनियस के केस में, जब इधर सब 0 0 0 होता है तब। और अगर मान लीजिए यहाँ 0 इंटू z बराबर 0 आ जाएगा, देन z की इनफाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। कितनी वैल्यू इनफाइनाइट, है ना, और तब यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, z की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं हम, सब सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ रही है। और जब यही बात जब नन होमोजीनियस में जाते हैं, जब यहाँ पे कुछ होता है 2 3 ऐसा कुछ हो जाए मान लीजिए, तब वहाँ पे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स A/B की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, A/B की बात करते हैं, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स निकालते हैं। अगर मैट्रिक्स A का रैंक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के बराबर आए तब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। बात समझ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, सुन लो, मैं सब बता रहा हूँ। अगर इसको आप A/B लिखने पर रैंक निकालेंगे, अगर A का रैंक A/B के रैंक के बराबर आ जाए तब कंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और जब आपको थ्योरेटिकली सॉल्व करना होता है तो बोलता भी है एंड हेंस सॉल्व इट, मतलब कभी क्वेश्चन बोल देता है कि आप ये चेक कीजिए कंसिस्टेंट है कि नहीं है, अगर है तो सॉल्व भी कीजिए। तो कंसिस्टेंट रहता है कब, कैसे पता करते हैं, अगर A का रैंक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स से रैंक के बराबर आ जाए तो कंसिस्टेंट और सॉल्व कर सकते हैं आप उसको, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको मिलेगी। बात समझ में आ रही है। अच्छा, उसमें भी 2 केस, अगर रैंक बराबर आ जाए A का और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स दोनों का रैंक बराबर आ जाए और बराबर हो नंबर ऑफ अननोन के, मतलब ऐसे कि यही मैट्रिक्स दे दिया, मान लीजिए यही मैट्रिक्स दे दिया 3 क्रॉस 3 का, एक्स वाई जेड में इक्वेशन दे दिया है और आपका नन होमोजीनियस है, तो आप जब A का रैंक निकाले 3 आ गया, A/B का रैंक निकालो वो भी 3 आ गया, और एक्स वाई जेड 3 नंबर ऑफ अननोन है, मतलब 3 3 बराबर आ गया सब, तब वहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वो भी यूनिक सॉल्यूशन होगा। बात समझ आ रही है। अगर मान लीजिए दोनों का रैंक 2 आ गया, A का भी रैंक 2 और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स A/B का भी रैंक 2 आ गया, लेकिन नंबर ऑफ अननोन 3 है, तब भी सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जब A का रैंक A/B के रैंक के बराबर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कंसिस्टेंट होगा। बराबर अगर हो जाए नंबर ऑफ अननोन के भी तब यूनिक सॉल्यूशन। अगर बराबर है लेकिन नंबर ऑफ अननोन के बराबर नहीं है, मतलब जैसे रैंक 2 आ गया दोनों का और नंबर ऑफ अननोन 3 है, एक्स वाई जेड 3 है, आपकी 3 वैल्यू, तीनों वैल्यू निकालनी है आपको, तब ऐसे केस में है ना सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और जब ही बराबर नहीं आता है, जब A का रैंक A/B के रैंक के बराबर ना आए तब इनकंसिस्टेंट, तब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो मेरी बात समझो मेरे ध्यान से, अगर मान लो ऐसा हो गया, ध्यान देना यार बेटा, 102 203 000 31 और 4 ऐसा कुछ दे दिया, ऐसा कुछ बन गया हमारे पास, है ना। चलो ये अभी मान लीजिए यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे A का रैंक कितना होगा, बोलेंगे 2, ये मतलब खैर इतना देखेंगे, A का रैंक कितना हो गया 2, अब पूरे का रैंक कितना हो गया 3, जब पूरे की बात करें रैंक 3, क्योंकि अभी नन 0 रो हो गया, 3 बराबर नहीं ना है, तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब प्रश्न उठता है कि बराबर नहीं होने पर सॉल्यूशन क्यों नहीं मिलता, है ना।
बराबर नहीं तो सोल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा है? बराबर है तो सोल्यूशन मिल रहा है, हम निकाल भी रहे हैं उसको, लेकिन बराबर नहीं हो रहा है तो ऐसा हो क्या रहा है जिससे सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है? क्यों एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं मिल पा रही है, क्यों नहीं निकाल रहे हैं हम लोग, ये बताइए आप लोग। देखो यार तो क्या होगा, ऐसे मान लीजिए यही बन गया ना केस। अब देखो, अब अगर सॉल्व करना तो कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे सॉल्व करो वैसे सॉल्व कीजिए। 1 0 2 0 ऐसे नहीं सॉल्व करते थे आप लोग। जब बन गया केस, बनने के बाद लिखते थे एक्स वाई जेड और यहाँ लिखते थे 3 1 4। चलो हम मानते हैं कि सोल्यूशन ठीक है नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सॉल्व ऐसे ही करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। बताओ यहाँ पे मालूम समस्या क्या आती है? पहला इक्वेशन बनाएंगे, बनेगा x प्लस का 2z बराबर 3। दूसरा बनाएंगे, बनेगा y प्लस का 3z बराबर 1। लेकिन जब तीसरा बनाएंगे तो मैटर फंस जाता है वहीं पे, ये इक्वेशन आता है और ये हजम होने वाला इक्वेशन नहीं है कि 0 इंटू जेड बराबर 4 आ जाए। ऐसा पॉसिबल है? 0 में किसी जेड का गुणा करें हम और 4 आ जाए जेड की किसी वैल्यू को, हो सकता है? इसीलिए इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपको ऐसे पटाने कुछ चीज़ें मिलेंगी, है ना, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब भी रैंक बराबर नहीं आएगा तो ऐसे ही इम्पॉसिबल चीज़ें मिलेंगी, है ना, जो आपके सोल्यूशन को एग्जिस्ट करने ही नहीं देंगी। तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जेड की ऐसी कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं कि जो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। तो जब नहीं मिलेगी तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ आ रही है ना? ये एग्जिस्टेंस का है। कुछ और पूछिए आप लोग। 8वां क्या है? 8वां बस लैम्डा और म्यू। वेरी गुड। लैम्डा म्यू में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग बात करते हैं लैम्डा और म्यू की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घबरा नहीं देना है आप लोग, घबराइए मत आप लोग ना, एकदम नहीं। घबराने से केवल हार्ट अटैक आता है, पता है आप लोगों को। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है x प्लस का 2i प्लस का z बराबर 8 और 2x प्लस का y प्लस का 3z बराबर 13 और 3x प्लस का 4y लैम्डा z बराबर म्यू हैज अ यूनिक सोल्यूशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है हैज अ यूनिक सोल्यूशन इफ लैम्डा की और म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन में टाइम लेगा आपसे, लेकिन आप इसको कर सकते हैं। अब कैसे करना है थोड़ा सोचिएगा। आप कर किए होंगे क्वेश्चन है, इस पर किए गए क्वेश्चन है साहब, ध्यान दो यहाँ पे। तो 1 2 1 2 1 3 3 4 माइनस का लैम्डा इज टू 8 13 और म्यू। बस यहाँ पे अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। R2 को क्या लिखेंगे? R2 माइनस का R1 और R3 को क्या लिखेंगे? R3 माइनस या 2R1, यहाँ पे 3R1। क्लियर है ना? तो देखो क्या होने वाला है। R1 ज्यों का त्यों, R2 2 से मल्टीप्लाई घटा दीजिए 0, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 3, 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 1, यही ना। और यहाँ करेंगे जब 2 से मल्टीप्लाई और 30 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 3। क्लियर है? आगे ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब R3 को लिखेंगे R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके और R3 में से घटाकर, ये 0, 3 से मल्टीप्लाई 6, 4 माइनस 6 माइनस का 2 और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई 3 और माइनस लैम्डा माइनस 3। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। फिर यहाँ जाइए 3 से मल्टीप्लाई 24 और म्यू माइनस 24, है ना। डायगोनल के रूप में यह ऐसे हमको इसको 0 करना है। तो इन दोनों प्लेस पे 0 हो चुका है, अब बस इस प्लेस पे 0 करना है। एक स्टेप और, बिना घबराए एक स्टेप और, है ना। तो लिखेंगे आप क्या मालूम है? R3 को लिख दीजिए आप क्या, है ना, इनको 0 करना है ना। 3 से मल्टीप्लाई कर लें 3R3 और माइनस 2R2, काम बन जाएगा। ध्यान देना बेटा यहाँ पे 1 2 1 is to 8 और ये 0 माइनस का 3 1 is to 3। चलो मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, ये तो 0 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ देखना ध्यान से, माइनस 3 लैम्डा माइनस का 9, 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 2, तो माइनस का 3 लैम्डा माइनस का 11। काम खत्म हुआ। आ जाओ यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 3 म्यू माइनस का 72 ना, और घटाना है कितना 2R2, तो माइनस का 6 प्लस का 6,
ये ना, तो 3 म्यू माइनस का 66, तो 3 म्यू माइनस का 66। अब आ जाओ, इसने क्या बोला, इसने बोला कि हैज ए यूनिक सोल्यूशन। तो ये यूनिक सोल्यूशन रख रहा है, इसका मतलब रैंक बराबर। यूनिक सोल्यूशन रख रहा है, इसका मतलब जो रैंक ए का होगा वही रैंक A/B का होगा, वही रैंक क्या होगा, A/B का होगा। तो कंडीशन देखो, अगर लैम्डा का मान हो जाए -11/3, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल, पहला ऑप्शन देखो, और म्यू का मान हो जाए 22, तो क्या यह यूनिक सोल्यूशन रखेगा? चलो रख दो, लैम्डा के स्थान पे -11/3, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ रख दो कितना, 22, 0, सोल्यूशन तो रखेगा, दोनों 0 हो गए ना, तो रैंक 2 आएगा, सोल्यूशन तो रखेगा लेकिन इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन। तो लैम्डा म्यू के इस वैल्यू पर यह यूनिक सोल्यूशन नहीं रखेगा, यह इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन रखेगा। आइए दूसरा ऑप्शन कह रहा है लैम्डा की वैल्यू यह हो और म्यू की वैल्यू यह ना हो, तब क्या होगा? जब इसको रखेंगे तो रहेगा 0, लेकिन ये 0 नहीं होगा। जब 22 नहीं रखेंगे, कुछ और रखेंगे तो ये 0 नहीं होगा। तब रैंक ए का तो हो जाएगा कितना, 2, और बी का A/B का हो जाएगा 3, सोल्यूशन नहीं मिलेगा। दूसरा ऑप्शन भी गलत, क्लियर है? तीसरा ऑप्शन की तरफ आ जाओ, चलो ध्यान से। लैम्डा की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू -11/3, बस इतना ही दिया है, म्यू के बारे में कुछ नहीं दिया है। जब इसको रखेंगे आप यहाँ पे तो ये 0 नहीं होगा, नहीं ना होगा। अब A 0 हो ना हो कोई मतलब नहीं है, अगर A 0 नहीं हुआ तो A का भी रैंक 3 बोला जाएगा और इस पूरे का भी रैंक 3 बोला जाएगा। बोलो, A 0 हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस खाली A 0 ना हो। तो इस वैल्यू पर जैसे ही यह वैल्यू यहाँ रखेंगे, लैम्डा की वैल्यू -11/3 के अलावा कुछ भी रखेंगे, यहाँ नॉट इक्वल 0 आएगा। इसके नॉट इक्वल 0 होने से ये 0 आए चाहे ना आए, A का भी रैंक 3 होगा, A/B का भी रैंक 3 होगा, मतलब नंबर ऑफ अननोन के बराबर है ना। इसका मतलब कि यूनिक सोल्यूशन। तो ऑप्शन 3 करेक्ट, ऑप्शन 3 करेक्ट, ठीक है। ऐसे ही चेक करते जाना है आपको, क्लियर है? यस सर। चलो बस करते हैं आज की। इसका